हाँ जी भाई, चलिए सब लोग इधर ध्यान दिए। लास्ट टाइम आपने पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन देखे थे, वो बहुत ऊपर हो गया, बढ़ गया नीचे बीच का। हाँ चलिए चलेगा, थैंक यू। बीच का देख, थैंक यू बस। लास्ट टाइम आपने पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन देखे थे। अब अपने को पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। चलिए देखते हैं पहला वाला। हाइड्रोलिक ब्रेक system of a car of mass 1000 kilogram having speed of 50 kilometer per hour, comma, has a cylindrical piston, of radius 0.5 centimeter. The slave cylinder has a radius of 2.5 centimeter. Full stop. If a constant force of 100 Newton is applied on the brakes, comma, what distance the car will travel before coming to rest. Before coming to rest. तो एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम दिया गया है और एक कार का जो मास बताया गया है आपको, वो बताया गया है 1000 किलोग्राम, है ना। तो हमने कहा कि कार जिसका मास 1000 किलोग्राम है, एक कार जिसका मास 1000 किलोग्राम है, उसमें एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। कार की जो इनिशियल स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने देखा हमने क्या किया यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो देखो 9 और ये 25, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें स्लेव सिलेंडर हैज़ अ रेडियस, सॉरी, सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, एक कैसा दिया इसने, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 हैविंग स्पीड। ठीक है, तो ब्रेक का जो सिस्टम है, मतलब जो ब्रेक पैडल होता है, तो ब्रेक पैडल के नीचे लगा हुआ जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, 0.5 सेंटीमीटर। चलो एक काम करता हूँ, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो सफिक्स 1 है वो आप मास्टर सिलेंडर के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, और सफिक्स 2 जो है वो आप स्लेव सिलेंडर के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं कहूँगा फिर इस बेसिस पर कि रेडियस ऑफ मास्टर सिलेंडर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर
और रेडियस ऑफ मास्टर सिलेंडर कितना है, सॉरी स्लेव सिलेंडर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। और अगर आपने मतलब मास्टर सिलेंडर पे फोर्स कितने का लगा, 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो वो हो रहा है गाड़ी कितनी दूर जाके गिरेगी, रुकेगी। देखो आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, v² = u² + twice ऑफ as, जिसमें फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो कार का आपको दिया गया है वेलोसिटी वो रहेगा, डिस्टेंस आपको निकालना है ना। एक्सेलरेशन आपके लिए क्या रहेगा, F/m। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार को फोर्स कौन लगा रहा, ब्रेक के पैड्स। कार को फोर्स कौन लगाता है, ब्रेक के पैड्स। ब्रेक पैड्स मतलब कौन से, स्लेव सिलेंडर के पैड्स, है कि नहीं। आप इधर से पैर से क्या करते हैं, मास्टर सिलेंडर को दबाते हैं, और अंदर का फ्लूइड क्या करता, फिर स्लेव सिलेंडर के पिस्टन को ढकेलता और ब्रेक पैड्स को दबा देते हैं, है ना। तो हम ये कहेंगे कि मेन हमको क्या करना है, मेन पहले तो हमको कैलकुलेट करना है F2 यानी फोर्स एक्टिंग ऑन स्लेव सिलेंडर, फिर मास से डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। तो भाई ठीक है, सबसे पहले तो मैं पास्कल्स लॉ पे जाऊंगा, बाय पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ का आप इस्तेमाल करिए और हम कहेंगे आपका P1 = P2 यानी F1/A1 = F2/A2। देखो F2 = A2/A1 × F1। तो F2 क्या हो जाएगा फिर, R2/R1 का होल स्क्वायर इंटू F1। ये कैसे हुआ, A2 को क्या लिखूंगा मैं, πr2 का स्क्वायर लिखूंगा, A1 को क्या लिखूंगा मैं, πr1 का स्क्वायर लिखूंगा। बोले ऐसा क्यों, अरे भाई वो सर्कुलर शेप का होता है ना उसका, तो पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R2/R1 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, R2 की वैल्यूज़ क्या है 2.5, R1 की वैल्यू क्या है 0.5 का स्क्वायर, और आपने फोर्स कितने का लगाया था 100 न्यूटन्स का। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में, उसे मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसका क्या ले रहे हैं, रेशियो लेते वक्त नहीं ज़रूरत पड़ती है। 2.5/0.5, अगर 0.5 को मैं 1/2 लिखूँ तो 2 जाके 2.5 से मल्टीप्लाई होगा और उसको बना देगा 5, है ना। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी कि हो जाएगा फोर्स कितने का हो गया, 2500 का हो गया, 2500 न्यूटन का तो हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो मतलब ये हुआ कि वो जो आपके जो चक्के हैं ना, चक्कों को कितना फोर्स लगा रहा है ब्रेक, 2500 न्यूटन का, 2500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से चक्कों की स्पीड कम होगी, है ना। और अगर मैं ये देखता हूँ कि 1 सेकंड में कितनी कम होगी, उसे मैं क्या कहता हूँ, एक्सेलरेशन। तो मैं वो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा देखो एक्सेलरेशन = क्या, या रिटार्डेशन बोलना चाहिए अपने को, F2/m, है ना। वैसे -F2 क्योंकि ये फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, तो -F2 जो कि क्या आएगा -2500। ज़रा आप मुझे बताएंगे मास कितना है, 1000, मतलब ये हो जाएगा -2.5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास ये क्या आ गया बेटा, मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, ये रिटार्डेशन आ गया। अब ये फॉर्मूले में डालूंगा मैं, देयरफॉर इसको 1 दे देता हूँ, फ्रॉम 1 फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 125/9 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 इंटू डिस्टेंस कवर्ड, फिर 2.5 इंटू एस को इधर ला लो, 2.5 इंटू एस = 125/9 का होल स्क्वायर। अब आगे देखो 125 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का क्या होता है, ये सब कैलकुलेट करके देख लो आप क्या होता है, बताओ क्या होता है कैलकुलेशन। $15,625 डिवाइडेड बाय 81, या फिर
डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई फिर डिवाइडेड बाय 2.5 अगेन। देख तो डायरेक्ट कर उसको। 15625 डिवाइडेड बाय 81 डिवाइडेड बाय 2.5। 15625 डिवाइडेड बाय 81 देख कितना आ रहा, उसको 2.5 से डिवाइड कर। ठीक है 16 इनफ, तो 77.16 मीटर्स ये रहेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब अगर नीट में ये क्वेश्चन आएगा, ये तो बोर्ड का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है ना, इसीलिए ये नंबर्स ऐसे आ गए। अगर ये नीट में क्वेश्चन आया तो ये जो कैलकुलेशंस के लिए जो वैल्यूज़ दी जाएगी, मतलब गड़बड़ कहाँ हुई सबसे ज़्यादा, ये वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर में, है ना। ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने में अब नंबर जो है अजीब सा हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नीट में देगा तो यकीनन ये जो वैल्यू है कुछ ऐसी देगा जिसका सही तरह से सेंस बनता है, उसको कैलकुलेशन में आसानी होगी, है ना। तो आपको पैटर्न याद रखना है कैसे। सबसे पहले मैंने क्या करा, ब्रेक पे लगने वाले फोर्स कैलकुलेट किया और फिर कार के मास से डिवाइड करके उसमें से क्या निकाला मैंने, रिटार्डेशन, है ना। और फिर रिटार्डेशन निकालने के बाद ये फॉर्मूले में डाला, फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो गई 0, और फिर उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करके ये सब करके आपने फॉर्मूला निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। जब भी मैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स बोलता हूँ उसको खासा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नीट में कई बार होता है ऐसा कि नीट क्या जेईई में भी होता है कि कई बार ऐसा कि वही प्रॉब्लम्स को दे दिया जाता है एग्जैक्ट, कभी कभार थोड़ा सा उसका रूप बदल कर, और कुछ नहीं। Two syringes of different cross section without needles filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube, tightly fitted rubber tube filled with water. Diameters of smaller and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. First up, find the force on the larger piston. Find the force on the larger piston when a force of 10 Newton is applied
on the smaller piston. Second, if the smaller piston is pushed through 6.0 centimeter, how much does the larger piston, एक मिनट रुक जाओ, वॉक। हाँ जी बेटा, अब बोलिए। ट्वाइस AS, हाँ यहाँ का 2 गायब हो गया, तो 2 यहाँ पर आएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा। इसको एक और बार 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 77.16 डिवाइडेड बाय 2 देख कितना होता। $38.63 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यहाँ पर भी तुम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, है ना, और आखिर में आंसर ये लिख दो काट के। तो देखो एक ज़बरदस्त क्वेश्चन, 2 सिरिंजेस है ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, अलग अलग क्रॉस सेक्शन के, विदाउट नीडल्स, उनमें नीडल्स नहीं है। ये बीच वाला हो गया लिखना आपका। चलिए इमेजिन करते हैं क्या सीन होगा। भैया सीन ऐसा कुछ है कि 2 सिरिंज है या इंजेक्शन जिसको हम लोग कहेंगे, ये एक और ये एक इंजेक्शन जिसको पाइप से जोड़ा गया है ना, ट्यूब से आपने जोड़ दिए। ब्लू यहाँ पर आप फ्लूइड वाटर दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपने वाटर से इसको भर दिया है। क्या देख रहे हैं, हंस रहे थे भाई? ड्राइंग कितनी अच्छी है वो सोच रहे तुम? बोले कुछ और ही दिख रहा बोले, है ना? अरे सही तो है रे भाई, ये ऐसा दबाते हैं का। तो देख भाई इधर, अब यहाँ पर ट्यूब, ये ट्यूब से जोड़ा गया और उसमें क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। अब इधर ध्यान दो, अब ये है आपका स्मॉलर सिरिंज और ये है लार्जर सिरिंज। चलो जो स्मॉलर सिरिंज है उसे फर्स्ट नंबर देंगे और लार्जर सिरिंज को सेकंड नंबर। आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया F1। वो फोर्स कितना दिया हुआ है? आई थिंक 10 न्यूटन आपको दिया गया है ना। और पहला सवाल जो है आपसे पूछा गया है कि F2 की वैल्यू क्या होगी, ये पहला सवाल आपसे पूछा गया है। फिर अगले सवाल में ये कहा गया है कि अगर स्मॉलर पिस्टन 6 सेंटीमीटर आगे गया तो अब जाहिर बात है ये पीछे जाएगा, है ना। अगर ये राइट में जाए तो ये भी राइट में जाएगा। तो ये अगर स्मॉलर पिस्टन 6 सेंटीमीटर आगे गया है तो लार्जर पिस्टन कितना पीछे जाएगा, ये भी पता लगाना है। अब ये कैसे लगाएंगे पता है? देखो 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन द फर्स्ट पॉइंट विच हैज़ बीन आस्क्ड कि फोर्स ऑन द लार्जर पिस्टन।
कि लार्जर पिस्टन पे फोर्स कितना लगा, हमें पहले उस पर फोकस करना है। लेट्स गो फॉर इट देन। चलिए, तो मैं देखूंगा बाय पास्कल्स लॉ। बाय पास्कल्स लॉ हम कह सकते हैं प्रेशर P1 इज इक्वल्स टू P2, यानी F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, है ना। P1 इक्वल्स टू P2, F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर F2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 इज इंटू F1 इंटू F1। अब ऐसा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो मैं A2 के जगह लिखूंगा पाई R2 का स्क्वायर, और A1 के जगह मैं लिखूंगा पाई R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F1। पाई और पाई क्या हो जाएंगे, कैंसर। फिर उसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर F2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू F1। तो दैट इक्वल्स टू D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर इंटू F1। अब D2 अपॉन D1 क्या आएगा, देखो भैया D2 की वैल्यू क्या है, मतलब लार्जर पिस्टन का डायमीटर कितना है, ये है 3 सेंटीमीटर, और स्मॉलर पिस्टन का डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3/1 का होल स्क्वायर, और F1 कितना है मेरे पास 10 न्यूटन। देखो F2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 90 न्यूटन्स। ये मेरे पास आ गया F2। आया समझ में। P1 P2 करे अपन ने, F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, A2 को उधर ले लिया, तो F2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाय F1। A2 को पाई R2 का स्क्वायर, A1 को पाई R1 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। जो रेशियो रेडियस का होता है वही रेशियो डायमीटर का होता है ना। जो रेडियस का रेशियो होता है वही रेशियो डायमीटर का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि भाई देखो D1 अपॉन D2 क्या है, जैसे मान लो मिसाल के तौर पे कोई डायमीटर है 4 सेंटीमीटर का है ना, और मैं बोलूँगा दूसरा डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर का है, तो D1 अपॉन D2 क्या आएगा 4/2 यानी 2:1, है ना। अगर इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर का है तो उसका रेडियस कितने का आएगा 2 सेंटीमीटर का, और इसका रेडियस कितना आएगा 1 सेंटीमीटर का। अब ज़रा रेडियस का रेशियो लेकर देख तो 2:1 ही चाह रहा, मतलब जो रेशियो डायमीटर का होगा वही रेशियो रेडियस का भी होगा। तो मेरे पास असल में डायमीटर का रेशियो है, मगर फॉर्मूले में किसका रेशियो आया था रेडियस का, तो मैंने रेडियस के जगह डायमीटर्स लिख दिया। तो R2 अपॉन R1 की जगह D2 अपॉन D1, और D2 अपॉन D1 की वैल्यू है अपने पास, D2 कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, D1 कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर, और इस तरह से अपना ये फोर्स F2 आ गया, है ना। ये आया समझ में। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। अगले पार्ट पे क्या दिया हुआ है कि भैया ये जो पिस्टन है वो आपका आगे सरका, कितना आगे सरका 6 सेंटीमीटर आगे सरका पिस्टन। अगर पिस्टन 1 6 सेंटीमीटर आगे सरका तो पिस्टन 2 कुछ सेंटीमीटर पीछे सरका होगा, मगर कितना, हम ये कैसे पता लगाएंगे। देखो जितना वॉल्यूम, जब मैं पिस्टन को यहाँ से ढकेलता हूँ तो कुछ पानी आपके सिरिंज 1 में से बाहर निकलेगा, और अगर कुछ पानी सिरिंज 1 में से बाहर निकलेगा उसको जाने के लिए जगह नहीं है, तो वो कहाँ घुसेगा सिरिंज 2 में। कहाँ घुसेगा वो सिरिंज 2 में, और सिरिंज 2 में घुसने के बाद उसके फोर्स से ये पिस्टन जो है पीछे जाएगा। समझ में आया ना ये बात। आप एक बात गौर से सुनना, है ना, कि ये पानी कभी कंप्रेस हो पाता क्या, लिक्विड कंप्रेस हो सकता है क्या ये, इट डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। इसका मतलब
जितना पानी का मास इसमें से बाहर निकलेगा उतना ही पानी का मास सिरिंज 2 के अंदर एंटर होगा। जितना बाहर निकलेगा उतना ही इसमें से एंटर होगा। और अगेन मैं कहूँगा, ये आप ऐसा भी कह सकते हैं, जितना पानी का वॉल्यूम इसमें से बाहर निकलेगा, मान लो कि इसमें से 10 ml पानी बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकला? 10 ml। तो सिरिंज के अंदर यहाँ से देखो, यहाँ से 10 ml बाहर निकला तो यहाँ से 10 ml एंटर होगा। आया समझ में आपको? तो ये बात याद रखना कि वॉल्यूम इन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आउट। वॉल्यूम इन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आउट। अच्छा, वॉल्यूम इन कितना होगा? तो वो होगा A1 D1। वॉल्यूम आउट कितना होगा? A2 D2। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका। तो मुझे D2 पता लगाना है, जो कि क्या होगा? A1 अपॉन A2 इंटू D1। देखो D2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? R2 अपॉन R1 का A1 अपॉन A2 सॉरी R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय D1। यानी कि D1 अरे यार, ये डायमीटर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे अपन, है ना? तो इसको x1 दे देता मैंने, A1 x1, A2 x2, x2, क्योंकि D बोले तो डायमीटर के लिए यूज़ कर चुका हूँ ना मैं पहले, x2 x1। तो मैं कहूँगा ठीक है, R1 अपॉन R2 को क्या लिख सकता हूँ मैं फिर? D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x1। अच्छा, D1 अपॉन D2 कितना है अपना? D1 कितना है आपका? 1। D2 कितना है आपका? 3। तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 9। और आपका x1 कितना है? मतलब x1 कितना है? तो बोले 6 सेंटीमीटर। तो 6 बाय 9, 6 अपॉन 9 कितना होगा? 2 बाय 3 सेंटीमीटर, यानी कि 0.66 सेंटीमीटर, है ना? तो ये 0.66 सेंटीमीटर आगे सरकेगा। दैट्स द आंसर। वो बता रहे डीपीपी फर्स्ट वाली। सेकंड बता। डीपीपी 2 में ये क्वेश्चंस मौजूद है असल में। 2 चलिए, हो गया ये। दानिश, अच्छा खामोशी से बैठ। चल, इन अ कार लिफ्ट compressed air exerts a force F1 on a small piston having radius 5.0 centimeter. Full stop. This pressure is
transmitted to a second piston of radius 15 centimeter. Full stop. If the mass of the car to be lifted is 1350 kilogram, calculate F1. Full stop. What is the pressure necessary to accomplish this task? दो वैल्यूज आपसे पूछी गई है, एक फोर्स की, दूसरी है प्रेशर की. A car lift compressed air exerts a force on a small piston having radius 5 centimeter. तो स्मॉलर पिस्टन जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है उस पर फोर्स कितना लग रहा है? F1. और जैसे कि हम जानते हैं प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, और वो गया कहाँ तक के गया? वो एक लार्जर पिस्टन तक के गया जिसका रेडियस कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर. और वो जो लार्जर पिस्टन है वो क्या कर रहा है? वो कार को उठा रहा है, कार को उठा रहा है जिसका मास कितना दिया गया आपको? 1350 किलोग्राम, है ना. अब उसने ये कहा है कि भैया पता लगाओ कि आपने कितना फोर्स लगाया होगा उस कार को उठाने के लिए. तो कम से कम देखेंगे कितना फोर्स लगेगा उस कार को ऊपर उठाने के लिए. इधर का हो गया, सभी का हो गया है. So imagine the situation as seen in the figure. आप इमेजिन ये करके चलो, ये छोटा सा पिस्टन है यहाँ पे, और वो अटैच्ड है एक बड़े से पिस्टन को. ये पिस्टन इतना बड़ा है, ये पूरी की पूरी कार को ऊपर उठा सकता है. इमेजिनेशन कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि कार को पूरी उठाने के लिए ये पिस्टन का इस्तेमाल करेंगे हम. अंदर कंप्रेस्ड एयर रखी हुई है, कंप्रेस्ड एयर अंदर भरी हुई है ना. अब आप क्या करेंगे? आप इस पे फोर्स लगाएंगे F1, जिसकी वजह से देखो आप लगाएंगे फोर्स पिस्टन पे F1, तो पिस्टन एयर पे फोर्स लगाएगा, गैस पे फोर्स लगाएगा, और गैस भी क्या करेगी? रिएक्शन देगी और ऊपर की तरफ F1 फोर्स लगाएगी. तो इसने इतना घुमा के दिया ये बात को. आपको देखो, इसने सीधा सीधा ये नहीं बोला कि आपने फोर्स F1 लगाया स्मॉलर पिस्टन पे. उसने क्या बोला कि गैस ने पिस्टन पे फोर्स F1 लगाया. अब आप सोचिए सारा गैस कैसे के फोर्स लगा रही पिस्टन पे. तो बात ऐसी है असल में कि जब आप पिस्टन को दबा रहे हो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स F1 लगा के, तो पिस्टन किसको धकेल रहा है? गैस को. पिस्टन किसको फोर्स लगा रहा है? गैस को, है ना. फिर हम लोग बोलेंगे टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो फिर गैस भी क्या करेगी? पिस्टन को फोर्स लगाएगी. कितना लगाएगी? जितना आप उस पर लगा रहे हो. तो भाई पता ये हमको ये बताया गया है कि गैस ने पिस्टन पर रिएक्शन फोर्स कितना दिया? F1. तो मैं बोलूँगा अप्लाइड फोर्स कितना है? फिर वो भी F1 ही है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक्शन फोर्स. ये बात समझेगी आपको, है ना. अब ऐसा है कि ठीक है, अब मैंने फोर्स लगाया और इसमें आपने क्या किए? इस पूरी कार को ऊपर उठा दिए. कार को ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा? तो मैं बोलूँगा देखो, अगर मान लो कार 1000 किलो की होती, अगर कार 1000 किलो की होती तो 1000.1 न्यूटन का तुम अगर फोर्स लगाते तो कार ऊपर उठ जाती थी. मतलब मैं ये थोड़ा कह सकता हूँ कच्चे पक्के में कि आपको कम से कम इसके वजन के बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऊपर उठाने के लिए. यानी कि F2 यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा?
तो ये होगा वेट ऑफ द कार। F2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द कार। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान में रखते हुए बाय पास्कल्स लॉ, तो आप पास्कल्स का लॉ लगाइए। P1 इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू F1 A1 इज इक्वल्स टू F2 A2। इस बार मुझे F1 निकालना है, तो उसको इधर रहने दूंगा। F2 मल्टीप्लाई बाय A2 अपॉन A1। F1 इज इक्वल्स टू F2 यानी कि वेट ऑफ द कार मल्टीप्लाई बाय पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, और पाई पाई क्या हो जा रहा है, कैंसर। ठीक है, तो फिर मैं बोलूँगा देयरफॉर F1 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द कार क्या आएगा 1350 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब स्मॉल g की वैल्यू R2 अपॉन R1 यानी कि 15 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 का स्क्वायर 9। F1 इज इक्वल्स टू 13500 इंटू 9। ज़रा आप बताएंगे मुझे कितना आएगा ये? अरे यार फॉर्मूला गलत। प्रेशर क्या होता, फोर्स अपॉन, क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। रोज़ा लग गया रे भाई। F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। मैं वही तो बोल साला अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लग रहा। काहे की मैं डायरेक्टर नहीं बोल, डायरेक्टर साहब को बोल। अच्छा A1 अपॉन A2 बोले तो क्या आपका R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F2। ये समझा ना। प्रेशर को क्या लिखे, फोर्स अपॉन एरिया। P1 की जगह F1 अपॉन A1, P2 की जगह F2 अपॉन A2। अब अपन ने क्या करे, A1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो F1 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 इंटू F2। अपने को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम है क्या होता है, पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो मैं A1 की जगह पाई R1 का स्क्वायर, A2 की जगह पाई R2 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अच्छा R1 कितने का है, 5 का है, और R2 कितने का है, 15 का है, और ये कितना है 1350 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 13500। ज़रा देखो तो कितना रहे, 13500 को 9 से डिवाइड करके देखो कितना हो रहा। बोलो कितना, 1500 बस। अरे वाह, न्यूटन। और ये समझा ना, ये समझा ना, ये तभी समझेगा जब तुमने लॉज ऑफ मोशन अच्छे से किए थे। फोर्स के 2 यूनिट होते, एक एब्सोल्यूट यूनिट और एक ग्रेविटेशनल यूनिट। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट में कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट यूनिट को, न्यूटन को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना है, तो 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा। किलोग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड करो, और 9.8 को अप्रॉक्सीमेशन में 10 पकड़ सकते हैं। तो मैंने 10 से डिवाइड किया तो ये किलोग्राम वेट में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब रही हो गई, ये तो हो गया फोर्स आपका। अब अपने को प्रेशर निकालना है। प्रेशर कैसे निकालेंगे, कोई भी एक पकड़ लो, जैसे ये F1 की वैल्यू पकड़ लेता हूँ मैं, तो P1 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1 यानी 1500 अपॉन A1 क्या आएगा, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर
ये R1 का स्क्वायर यानी 1500 अपॉन 3.14। R1 कितना है आपका 5, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻²। देख लो अभी कितना होता। क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका होगा, है ना? मैक्सिमम मास ऑफ 3000 किलोग्राम। The area of cross section carrying the load is 425 centimeter square. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? इसका आंसर आया क्या? 150 डिवाइडेड बाय 25 कितना होगा 6, है ना? और ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻² यानी 6000 अपॉन 3.14। और 3.14 का रेसिप्रोकल क्या बताया था मैंने 3187। तो ये हो जाएगा 0.3187 इंटू 6000 कितना हो रहा है ये देखो। तो ये आ गया -4 आएगा बराबर, तो +2 करना पड़ेगा मुझको ऊपर, यानी 6 इंटू 10⁻5 का डालेंगे पर 6 को मल्टीप्लाई करो 0.3187 से, सिक्स को मल्टीप्लाई करो 0.3187 से, वन पॉइंट 90 मतलब 1.91 इंटू 10⁵ पास्कल्स, है ना? 1.91 इंटू 10⁵ पास्कल्स। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ एक दिया हुआ है हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इट डिज़ाइन टू लिफ्ट द कार्स विथ अ मैक्सिमम मास ऑफ 300 kg। मतलब ये हुआ
कि अगर आप बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो कार आप उठा सकते हैं उस हाइड्रोलिक लिफ्ट से, तो वो कितना है 3000 किलो का, यानी कि मैक्सिमम लोड जो कार का आप उठा सकते हैं, जो F2 पकड़ के चल लो आप, वो क्या रहेगा 3 × 10⁴ न्यूटन। 3000 किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10⁴ न्यूटन। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कितना है, वो 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4.25 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे हो गया भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻², -2 का स्क्वायर क्या होगा -4। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के वजह से 10⁻⁻4 आएगा। और देखो ये 425 है, अगर डेसिमल को मैं जानबूझ के इधर सरका रहा है ना, तो नहीं -2 आना चाहिए फिर। तो देखो ये हो जाए, बताता हूँ आपको, 425 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। हाँ, अब ये आएगा 4.25 × 10⁻⁻2 आएगा, नॉट -6 मीटर स्क्वायर। और उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव। आपसे स्मॉलर पिस्टन पर जो मैक्सिमम प्रेशर आएगा वो कितना होगा, वो पूछा है उसने आपसे। अरे वेरी सिंपल, स्मॉलर पिस्टन पे उतना ही प्रेशर आएगा जितना के प्रेशर लार्जर पिस्टन पे आएगा। लार्जर पिस्टन जो मैक्सिमम लोड संभाल सकता है, अगर फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो लार्जर पिस्टन का प्रेशर भी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, तो फिर स्मॉलर पिस्टन का प्रेशर भी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, यानी कि इट विल बी F2/A2। यानी F2 कितना है आपको दिया हुआ, 3 × 10⁻⁴/4.25 × 10⁻⁻2। अब सिंपली आपको 3 को 4.25 से डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या आता है आंसर। देखो देख जल्दी कैलकुलेटर से, देख अनस फटाफट निकाल लिया ना कैलकुलेटर तूने, कितना आ रहा 0.70 पक्का। थ्री डिवाइडेड बाय 4.25, सेवन जीरो तक ठीक है, इंटू 10⁻⁶, यानी कि 7 × 10⁻⁵ पास्कल्स अप्रॉक्सीमेशन में, है ना। तो ये रहा हमारा पास्कल्स लॉ से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब कल हाइड्रोस्टैटिक का आखिरी पार्ट लेंगे हम लोग, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब आप वहाँ पर मर्क्यूरी बैरोमीटर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।